फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 35। अपनी यूनिट 9th चल रही थी ऑरिफिस एंड माउथ पीसेस। तो उसमें ऑरिफिस के अंदर मैं आपको पहला करवा चुका था, डिस्चार्ज मेजर कर रहे थे हम, जिसमें मैंने पहला करवाया था आपको डिस्चार्ज थ्रू स्मॉल शार्प एज्ड ऑरिफिस। ठीक है, और उसमें कुछ नोट थे हमारे कॉफिशिएंट से रिलेटेड, तो वो नोट भी मैं आपको नोट डाउन करवा चुका था। अब अपन सेकेंड डिस्चार्ज मेजर करते हैं किसका, लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस का। तो लार्ज अगर रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है तो उसका हम किस तरह से मेजर करेंगे, तो सेकंड डालेंगे अपन लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। इसका कैसे याद करेंगे, देखिए पहले तो अपन इसका बनाते हैं क्या, सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, ये अपना लार्ज ऑरिफिस है, तो इसका साइज भी क्या होगा, अवेलेबल जो हेड है उस हेड से कम तो होगा लेकिन बहुत कम नहीं होगा। इसका मतलब हम इसमें कैसे मेज़र करेंगे हेड को, दो टर्म में। एक तो होगा हमारा क्या, यहाँ से और यहाँ तक की टॉप तक की हाइट, उसको अपन बोलेंगे H1, और एक इसके बॉटम तक की हाइट, इसको बोलेंगे अपन क्या, H2। ठीक है, अब इसके बाद में इसका एरिया जो है, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसका क्रॉस सेक्शन है ये विड्थ है ये डेप्थ है इसकी। ठीक है, और टोटल एरिया क्या हो गया, B/D हो गया अपना इस रेक्टेंगुलर ऑरिफिस का। इसका डिस्चार्ज कैसे मेजर करेंगे, Q बराबर मैं एक बार लिख देता हूँ। देखो आपको कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर सिंपल सा स्टेप है क्या, वही एक फॉर्मूला याद रखो आप, सिंपल फॉर्मूला जो मैंने पहले लिखा था, Q बराबर CD/√2GH। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से हम सभी ऑरिफिस के फॉर्मूले याद रख पाएँ। तो आपको देखो CD/√2GH है, यहाँ पर सबसे पहले CD आएगा हर एक के अंदर, ये तो आएगा आएगा। ठीक है, और अब बात आती है A की। एक तो क्या चीज़ चेंज होगी, A चेंज होगा। ठीक है, और एक क्या, अब √2GH, इसके अंदर √2G तो √2G है, तो कांस्टेंट A तो एज इट इज आएगा ही, और एक अपना √2G तो आएगा, लेकिन √2G इंटू में अब मैं √2GH को क्या लिख सकता हूँ भाई, ये जो √2GH लिख रहा है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, √2G इंटू में √H, बात तो एक ही है। √2G इंटू √H लिख सकते हैं ना अपन इसको, तो मैं इसको देखो √2G इंटू √H लिख देता हूँ, √H लिख देता हूँ। तो ये एज इट इज आएगा, ये चेंज होगा, ये एज इट इज आएगा √2G, और √H ये भी चेंज होगा। बस ये दो क्वांटिटी चेंज होंगी हर फॉर्मूले में, और अपना डिस्चार्ज ज्ञात अपन को हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है क्या कि पहला जो केस था स्मॉल वाला, उसमें ये क्या था, तो स्मॉल के लिए पूरा फॉर्मूला CD/√2G, √H मतलब √2GH। ठीक है, दूसरे वाले फॉर्मूले में हमारा A क्या है और √H की जगह क्या आएगा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला जो आएगा हमारा फुली सबमर्ज का, उसमें A क्या है और √H की जगह क्या आएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है ना, तो इसमें देखो Q
वैसा ही फॉर्मूला है, क्यू के बाद में सी डी आएगा, सी डी के बाद में ए की जगह यहाँ पर क्या है 2/3 इंटू में बी। बी क्या होता है, ये इसकी विड्थ होती है, विड्थ ऑफ ऑरिफिस, ठीक है, रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं ना अपन, तो रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है अपना, इसकी विड्थ है बी। तो 2/3 बी, ए की जगह क्या आ गया यहाँ पर, ए की जगह आ गया 2/3 बी, फिर √2g, और h की जगह क्या आया हमारा, √h की जगह h2 की पावर 3/2 माइनस h1 की पावर 3/2। मैं आपको बता चुका हूँ अर्लियर कि h1 इस वाले केस में अपन सेंटर से नहीं लेते हैं, हेड को, टोटल हेड को सेंटर से कभी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका साइज जो है इन कंपेरिजन टू स्मॉल ऑरिफिस इज वेरी लार्ज, इसलिए अपन इसका सेंटर से नहीं लेंगे। अपन कहाँ से लेंगे, टॉप से ये वाली विड्थ लेंगे h1 हाइट, ठीक है, और बॉटम वाले से इसकी हाइट h2। तो h1 और h2 ये दो अलग अलग हैं, तो दोनों का ही यूज होगा हेड के रूप में। तो √h नहीं लिखेंगे यहाँ पे, √h की जगह क्या आएगा, h2 की पावर 3/2 माइनस h1 की पावर 3/2। अब कन्फ्यूजन होता है कि सर h1 की पावर 3/2 था या h2 की, याद ही नहीं आ रहा। अरे भैया ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, h2 ज़्यादा या h1, h2 ज़्यादा है, तो पहले क्या आएगा h2 की पावर 3/2 माइनस h1 की पावर 3/2। तो h2 क्या है, मैंने लिख दिया है डिस्टेंस बिटवीन लिक्विड टॉप ये है, एंड ऑरिफिस का बॉटम ये है। लिक्विड टॉप ऑरिफिस के बॉटम के बीच की डिस्टेंस तो है h2, और डिस्टेंस बिटवीन लिक्विड टॉप एंड ऑरिफिस टॉप ये क्या है h1, लिक्विड टॉप ऑरिफिस टॉप के बीच की डिस्टेंस h1। तो इस तरह से अपना कौन सा फॉर्मूला आ चुका है, रेक्टेंगुलर लार्ज ऑरिफिस का। ये डेरिवेशन वगैरह मैंने नहीं लिखवाई है आपको, ये आपके काम की भी नहीं, कन्वेंशनल पार्ट है वो अपना। तो ये अपन डायरेक्टली अगर अपन से कोई पूछता है तो अपन इस तरह से बता देंगे। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये डेरिवेशन आया कहाँ से, बर्नौली इक्वेशन से। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो भैया क्वेश्चन बनता है रेक्टेंगुलर लार्ज ऑरिफिस का डिस्चार्ज क्या है, पहला तो ये पूरा फॉर्मूला ही दे दिया आपको, 4 तरह के फॉर्मूले दे दिए, उनमें से पूछ रहा है। दूसरा क्या है, इन रेक्टेंगुलर लार्ज ऑरिफिस डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब आपका ऑप्शन आएगा √h, h की पावर h3, h², h की पावर 1/3, 3/2 ऐसे आएगा। तो क्या आएगा इसमें, डिस्चार्ज होता है हेड की 3/2 के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपसे पूछेगा क्वेश्चन, तो आप बता देंगे। तो आपने याद कैसे रखा इसके अंदर कि स्टार्ट का सी डी तो आता ही था, ए की जगह यहाँ पर क्या है 2/3 बी, √2g, और √h की जगह क्या है h2 की पावर 3/2 माइनस h1 की पावर 3/2। तो सिंपल सा था ये। अब मैं इसे मिटाता हूँ और मैं आपको सेकंड लिखवाता हूँ, कौन सा, तीसरा अपन लिखेंगे अब इसके अंदर। मैं इसे मिटा रहा हूँ, थर्ड लिखते हैं अपन। फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस, पूरी तरह से जो सबमर्ज्ड है उस ऑरिफिस का अपन किस तरह से ज्ञात करेंगे। पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। मैं आपको बता चुका हूँ जब पूरी तरह से सबमर्ज्ड होता है तो उस वाले केस में जो हेड होता है वो कहाँ से लेते हैं अपन, सेंटर से लेते हैं। सेंटर से ये हाइट h1, सेंटर से ये हाइट h2, और इन दोनों का डिफरेंस कैपिटल H। तो इस वाले केस में हम जो अगर डिस्चार्ज निकालें तो Q बराबर, मुझे मालूम है फॉर्मूला वैसे रहना CD A, इसका जो भी एरिया है A √2g h2 माइनस h1। हेड क्या होगा, इसका और इसका जो डिफरेंस है, सॉरी h1 माइनस h2 कर दो, जो ज़्यादा पॉजिटिव आना चाहिए, ये बड़ा है ये छोटा है। तो Q बराबर CD A
√2GH। भाई देख लो ना, H1 में से H2 गया तो यही तो आएगा H, तो मैंने वही फॉर्मूला हो गया। लेकिन यहाँ पर H की वैल्यू जो है वो अलग है, यहाँ पर क्या है, डिफरेंशियल हेड है, हेड का डिफरेंस है ये, ठीक है ना। हेयर लिख लेना आप, कैपिटल H बराबर हेड डिफरेंस इन टैंक। टैंक में जो हेड का डिफरेंस है दोनों टैंक में, ये हेड है और ये हेड, इन दोनों हेड का जो डिफरेंस है वही है हमारा कैपिटल H। तो ये है हमारा फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस वाला केस हो चुका है। तो फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस वाले केस में कुछ नहीं करना, मैंने बताया था ना आपको दो चीज चेंज होती है। तो यहाँ पर देखो CD A की जगह A है, A चेंज नहीं हो रहा, √2G H की जगह चेंज हो रहा है। H की जगह क्या आएगा, H1 माइनस H2, और H1 माइनस H2 की वैल्यू कितनी है हमारे, H के बराबर ही होती है, इसलिए हमने क्या लिख दिया है, ये लिख दिया है। अब हम तीसरा लिखते हैं, आप इसको उतारो भाई, मैं इसे मिटाता हूं। चलो पूरा ही मिटा देते हैं दोबारा भी। तो अपन D लिखते हैं, पार्शली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। पार्शली सबमर्ज्ड का अपन को डिस्चार्ज निकालना है, तो पार्शली का कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, थोड़ा सा और इसको डिटेल में मैं आपको बताता हूँ किस तरह से निकाल पाएंगे अपन इसका। पहले इसका एक, चलो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। कि पार्शली सबमर्ज्ड है कैसा, ये हाइट, इनको भी अपन पॉइंट के नाम दे देते हैं। A, B और C। तो देखिए भाई, ये अपना पार्शली सबमर्ज्ड है। पार्शली सबमर्ज्ड का मतलब क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, ये तो ये ऑरिफिस है अपना A से लेके C तक, ठीक है। इसमें इधर वाला पार्ट तो पूरा डूबा हुआ है, ये देखो ये केवल इतना सा फिल है। हो सकता है यहाँ पर एक ट्यूब लग रही हो और पानी बाहर जा रहा हो, पानी बाहर जाएगा तो इसका लेवल जो है ये कंप्लीटली तो फिल होगा नहीं, थोड़ा कम होता जाएगा। तो कुल मिला के इसका लेवल इतना है। इतने में देखो ये जो B से C तक का पोर्शन है, इतना तो डूबा हुआ है ऑरिफिस का। ऑरिफिस कहाँ से कहाँ तक है, A से लेके और ये C, ये ऑरिफिस है अपना, इसका इतना पार्ट तो डूबा हुआ है और इतना पार्ट क्या है, खुला हुआ है। तो इतने में से पानी आपको गिरता हुआ दिखेगा ऐसे। बात क्लियर है कि नहीं। आप सोच रहे हो सर ये गिरता हुआ देखे फिर तो बढ़ जाएगा, अरे भाई ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पर कोई ऐसा पाइप वगैरह लगा रखा हो जिससे पानी ये इसके अंदर आ भी रहा है और यहाँ से जा भी रहा है, तो ये लेवल मेंटेन है। मेंटेन है मतलब आपका हाफ तो क्या है, ओपन है, फ्री वाला केस हो गया, और हाफ कौन सा है, फुली सबमर्ज्ड वाला केस, जो हमने जस्ट पहले देखे है ना, B और C। B का देखा था हमने, B या फिर सेकंड नंबर जो भी मैंने डाला, 2 नंबर, शायद 2 नंबर डाला हो मैंने, और 3 नंबर अपन ने पढ़ा था। अभी ये चौथा नंबर हो सकता है, मैंने D लिख दिया है, वो आप देख लेना। तो देखिए जो भी हमने इसे जस्ट पहले पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, फुली सबमर्ज्ड। तो ये जो पोर्शन है B से C तक का, ये तो काम करेगा फुली सबमर्ज्ड की तरह। बात क्लियर है। और ये वाला A से B तक का पोर्शन काम करेगा पार्शियली सबमर्ज्ड की तरह काम करेगा। दो चीज़ ये हो चुकी है अपनी। तो अपन को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा A से लेके B तक यहाँ के डिस्चार्ज को तो हम निकालेंगे फ्री की तरह।
जो हमारा फ्री डिस्चार्ज कैलकुलेट किया था, 2 नंबर में रेक्टेंगुलर लार्ज ओरिफिस का जो डिस्चार्ज निकाला था उसकी तरह ज्ञात करेंगे। और इसका डिस्चार्ज कैसे ज्ञात करेंगे, बी से सी तक के पोर्शन का, बी से सी तक के पोर्शन का डिस्चार्ज अपन ज्ञात करेंगे कैसे, ये करेंगे हम फुली सबमर्ज्ड वाले पोर्शन की तरह ज्ञात करेंगे, और उन दोनों डिस्चार्ज को अपन ऐड कर देंगे तो अपन को किसका ज्ञात हो जाएगा, ये पार्शली सबमर्ज्ड ओरिफिस का ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको याद रखनी चीज़ वो क्या है, देखो हेड कहाँ से है, यहाँ से यहाँ टॉप तक का तो हेड H1 और ये S2, ये तो किसकी तरह है, ये तो भाई उसकी तरह है जो हमने किस में पढ़ा था, फ्री वाले में पढ़ा था, मतलब सेकंड नंबर का जो पॉइंट पढ़ा था रेक्टेंगुलर लार्ज ओरिफिस, उसकी तरह ही तो है ये H1 S2, बिल्कुल वैसे है। और ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक का हेड क्या है, H है। तो अपन ज्ञात करते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, AB क्या है भाई, एक्ट लाइक फ्री ऑरिफिस, पूरा लिखते हैं इसको, ये क्या है, अपर हाफ पोर्शन मतलब AB एक्ट लाइक फ्री ऑरिफिस, ठीक है, एंड लोअर हाफ पोर्शन मतलब BC एक्ट लाइक, BC किसकी तरह काम करेगा, फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस, ठीक है। तो डिस्चार्ज Q बराबर Q1 प्लस Q2, तो इसका डिस्चार्ज क्या होगा, Q1 और Q2 के डिस्चार्ज का योग होगा। तो Q1 और Q2 क्या है वो भी लिख देते हैं अपन। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि भाई Q1 क्या है, Q1 क्या है भाई, Q1 तो होगा इसका डिस्चार्ज फ्री वाले का, डिस्चार्ज ऑफ ऑरिफिस फ्रॉम फ्री पोर्शन, जो फ्री पोर्शन है AB, यहाँ से डिस्चार्ज, और यहाँ से डिस्चार्ज को आप कैसे ज्ञात करोगे, जैसे आप रेक्टेंगुलर लार्ज ऑरिफिस का ज्ञात किया था, उसका कैसे ज्ञात किया था मैंने आपको बताया था, याद भी करवाया था अपन किस तरह से लिखेंगे ऐसी चीज़ों को, Q बराबर CD/A रूट 2GH, ऐसे तो करेंगे। तो CD तो अपना फिक्स रहेगा, A की जगह चेंज हो जाएगी, तो A यहाँ पर रेक्टेंगल वाले में A क्या होता है, 2/3 B के बराबर होता है, तो 2/3 B लिखेंगे, रूट 2G का रूट 2G रहेगा, और रूट H की जगह H2 की पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2 था। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर H1 H2 चेंज हो चुका है, क्यों हो चुका है अभी देखते हैं अपन। तो मैं इसका डिस्चार्ज Q1 निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे, ये देखो, देखो भाई इस वाले केस में क्या हो चुका है, अपन को केवल इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो इस पोर्शन के लिए टॉप तो हो गया ऑरिफिस का A, ठीक है, और बॉटम हो गया B, बॉटम C नहीं है, वैसे तो एक्चुअल में ऑरिफिस ये है A से C तक, लेकिन अपन केवल इस पोर्शन का डिस्चार्ज निकाल रहे हैं। लिखा हुआ है Q1 बराबर डिस्चार्ज ऑफ ऑरिफिस फ्रॉम फ्री पोर्शन AB, फ्री पोर्शन से ज्ञात कर रहे हैं, रेक्टेंगल वाले की तरह ज्ञात करेंगे। तो इसमें टॉप तो हो गया ये, बॉटम हो गया B पॉइंट मतलब यहां से यहां तक की हाइट क्या है, H ही तो आएगा, H2 थोड़ी आएगा, तो यहां पर ये हाइट होगी अपनी यहां से यहां तक की H, ठीक है ना।
तो अपन कैसे निकालते थे डिस्चार्ज, तो Q1 बराबर सी डी, ए की जगह क्या लिखते हैं रेक्टेंगल वाले में, 2/3 बी, और फिर √2G, और रूट एच की जगह क्या होता था, H2 की पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2। लेकिन भैया यहाँ पर ये H2 नहीं है, H2 तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ पर H2 क्या हो गया है हमारा, H के बराबर, इसलिए ये थोड़ा सा आपको 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2। तो भाई इसको आप ये मत समझ जाना कि कभी आप यहाँ पर वही S2 माइनस H1 कर दो और S2 की वैल्यू आप ये पुट कर दोगे, पूरा ही गलत हो गया आपका। समझे कि नहीं समझे, इसमें आपका H1 सब कुछ सही हो जाएगा, बस गलत क्या हो जाएगा, आपने जैसे ही S2 पुट कर दिया इसमें, ओह गलत हो गया। S2 तो क्या होता था, S2 होता था हमारा टॉप सरफेस से लेके बॉटम सरफेस तक का जो हाइट रहती थी वर्टिकल डिस्टेंस, उसको बोलते थे अपन S2, और यहाँ पर भी यही है S2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर चेंज हो चुका है, बॉटम सरफेस ये हो गया है ना कि ये, क्यों, क्योंकि फ्री पोर्शन इतना सही तो है, तो ऐसे हमने निकाल दिया फ्री पोर्शन का डिस्चार्ज। ऐसे ही अगर मैं बात करूं Q2 निकाल, भाई Q1 तो हो गया मेरा कैलकुलेट, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, Q1 तो अपना कैलकुलेट हो गया, इस तरह से निकालेंगे, ठीक। अब मुझे Q2 निकालना है, तो Q2 कैसे निकालेंगे, इस वाले पोर्शन का डिस्चार्ज। और ये कौन सा पोर्शन है, ये तो भैया फुली सबमर्ज्ड पोर्शन है। तो फुली सबमर्ज्ड का कैसे निकालते हैं, उसका एक बार डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। पहले एक लाइन फुल Q2 के लिए, Q2 क्या है, डिस्चार्ज ऑफ ऑरिफिस फ्रॉम सबमर्ज्ड पोर्शन BC, जो BC है उस पोर्शन से डिस्चार्ज निकालो भाई। कैसे निकालेंगे, B से लेकर के, और ये मैंने B बना दिया है, ये मैंने C बना दिया है। और इसमें लिक्विड ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है H। अब भाई फुल्ली वाले का आप कैसे निकालते थे, फुली सबमर्ज्ड वाले का, फुली सबमर्ज्ड वाले का निकालने के लिए हम कैसे लेते थे हेड को, याद करो, इसे जस्ट पिछला वाला केस जो D, इसको 4 नंबर है मेरे हिसाब से, ये 3 नंबर वाला केस को याद करो आप। तो 3 नंबर का केस क्या था हमारा, फुली सबमर्ज्ड का, तो उसमें टॉप से लेकर के इसके सेंटर तक की डिस्टेंस हम लेते थे H1। अब यहाँ पर H1 तो मैं लिख नहीं सकता, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि H1 तो ये, और ये नोटेशन दे दी, इसको मैं X1 दे देता हूँ नाम, ये डिस्टेंस को देता हूँ मैं X1, मुझे नहीं मालूम कितनी X1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसको X2 दे देता हूँ। तो हम क्या करते थे, हम इसको निकालने के लिए एक काम करते थे क्या, कि Q1 तो Q1 माइनस क्या करेंगे हम, डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं, Q2 इज इक्वल टू CD, A का A रहता था, √2G का 2G रहता था, H की जगह क्या होता था हमारा, ये X1 माइनस X2, यही तो करते थे हम, पिछला वाला आप देख सकते हो, बस X1 X2 की जगह H1 H2 था। यहाँ H1 H2 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले से नोटेशन है। तो देखिए अब आपको मालूम है Q2 बराबर CD A √2G H। चाहे मैं ऐसे करूं, इसको इक्वेशन A दे दो, इसको इक्वेशन B दे दो, तो Q2 चाहे मैं X1 में से, इसमें से ये घटा दूंगा तब भी मेरा क्या आएगा, H ही तो आएगा, X1 में से X2 घटा देंगे तब भी हमारा क्या आएगा, H आएगा। तो ये वैल्यू H आ गई, तो चाहे आप कुछ भी करो आपकी वैल्यू √2G H ही आनी है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे क्या, इसका डिस्चार्ज निकाल चुके हैं हम इसका कंप्लीटली। अब इसके बाद अपन क्या देखेंगे, A और B से Q1 Q2 की वैल्यू से पुट कर देंगे तो Q आ जाएगा। तो ये लाइन में लिखवा देता हूँ, इस तरह से अपन ज्ञात करेंगे। एक लाइन लिख देता हूँ मैं, बाय पुटिंग Q1 and Q2 from A B in
इक्वेशन 1 we can calculate discharge through partially submerged portion। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से अपन ज्ञात करते, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। ये वाला थोड़ा हार्डेस्ट फॉर्म है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है कि अपन नहीं कर पाए। इसमें कुछ करना नहीं होता हमको, बस इतना सा करना है कि ये ऊपर वाले पोर्शन को तो फ्री की तरह, इसको अपन फुली सबमर्ज्ड की तरह ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बात खत्म। इस तरह से अपन निकाल लेंगे। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अपन पढ़ेंगे माउथ पीस। तो मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार। तो भैया अपन देखते हैं माउथ पीस। माउथ पीस क्या होता है? जैसा हमने अभी देखा था ऑरिफिस के बारे में, सेम इसी तरह से होता है हमारा एक माउथ पीस। तो माउथ पीस क्या चीज़ होती है? जैसे ये अपना मान लो टैंक है, तो इस टैंक के यहाँ पर मैंने एक होल कर दिया, तो वो ऑरिफिस हो गया। ठीक है, होल को ही तो ऑरिफिस बोलते हैं अपन। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या है? उससे प्रॉब्लम एक तो ये है कि अगर पानी यहीं से निकलेगा तो कुछ ना कुछ लिक्विड तो इस सरफेस पर भी जाएगा। जब वो लिक्विड इस सरफेस पर जाएगा तो दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो ये कि लिक्विड जो है हमारा वेस्ट हो रहा है, और दूसरी प्रॉब्लम ये कि हमारा जो सरफेस है वो भी खराब हो रहा है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि लिक्विड इस सरफेस से ना निकल के ऑरिफिस थोड़ा आगे खिसक जाए। तो क्या किया मैंने, एक पाइप लिया, उस पाइप को यहाँ पर वेल्ड कर दिया, तो ये क्या छेद आगे हो गया। ये ऑरिफिस ही तो है, होल को ही तो ऑरिफिस बोलते हैं, लेकिन ऑरिफिस क्या है, यहाँ की जगह यहाँ खिसक चुका है। अब इस होल में से पानी बाहर निकलेगा, तो अपन दोनों ही चीज़ कर सकते हैं। अपन इसका जो ना तो ये सरफेस को खराब करेगा और ना ही हमारा लिक्विड वेस्ट होगा। तो ये जो संरचना थी पाइप की, स्मॉल लेंथ का जो पाइप था, उस पाइप को ही अपन क्या बोलते हैं, माउथ पीस। पाइप क्यों नहीं बोल देते? अरे माउथ पीस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपन इसके दो यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक तो यूज क्या है इसका, वही जो यूज ऑरिफिस के थे वही यूज किसके, माउथ पीस के। ऑरिफिस के क्या यूज थे हमारे? ऑरिफिस का पहला यूज तो ये था कि इसके द्वारा डिस्चार्ज को मेजरमेंट करते हैं टैंक के। ठीक है, और दूसरा यूज क्या था इसका, कि टैंक को एम्प्टी करने में। सेम चीज किसकी, अपने माउथ पीस की। तो माउथ पीस में पहले अपन एक दो लाइन लिख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है ये, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, यूनिट भी खत्म हो जाएगी फिर। लिखते हैं अपन इसमें, यह है स्मॉल लेंथ की ट्यूब होती है, जिसकी लेंथ उसके साइज की 2 से 3 गुना होती है। ठीक है ना? इसे टैंक के साइड में लगाया जाता है। इसका यूज टैंक से निकल रहे लिक्विड के डिस्चार्ज को मापने में व टैंक को एम्प्टी करने में किया जाता है।
तो ये थी छोटी सी थीम हमारे और माउथ पीस के बारे में कि माउथ पीस चीज़ क्या है, क्या अपन इससे करते हैं। अब मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ ऑरिफिस, सॉरी माउथ पीस के बारे में, मैं इसे मिटाता हूँ। अब अपन लिखेंगे टाइप ऑफ माउथ पीस। तो जैसे अपने ऑरिफिस के टाइप थे ऐसे इसके टाइप होते हैं। टाइप ऑफ, मेन हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ माउथ पीस। तो भैया इसके 3 प्रकार के होते हैं, अपने 3 आधार पे अपन माउथ पीस को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के आधार पे। तो भैया शेप के आधार पे कैसे होंगे, एक तो होगा अपना जैसी ये नली है इसको लगा दिया मैंने बाहर एज इट इज, मतलब कैसा, सिलिंड्रिकल। एक हो सकता है ऐसी नली लगाऊं जो जिसका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है ऐसे, ठीक है, मतलब कैसी है ये, डाइवर्ट हो रही है। एक कन्वर्जेंट, कन्वर्ज कैसी, जिसका डायमीटर धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, टैपर्ड होती है ना, एक डायमीटर बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपनी सॉफ्टी होती है कोन जो अपन खाते हैं, ठीक है, उस कोन की बात कर रहा हूँ, वो ऐसी तो होती है कोन हमारी, ऐसी तो होती है कोन, ठीक है। तो इस कोन को अगर मैं इस साइड से, ये टैंक है ना, टैंक टैंक ऐसे, तो मैं इस साइड से अगर लगा दूं इसको ऐसे, ठीक है, ये काट दिया यहाँ से इतना, इस साइड से लगा दूं तो क्या है, डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, तो है अपना कन्वर्जेंट। और अगर इसको इस साइड से चिपका दूं, मतलब ऐसे लगा दूं, तो डायमीटर बढ़ रहा है, इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट। और कुछ ऐसे होते हैं हमारे, तो कौन कौन से हो गए, एक तो क्या सिलिंड्रिकल सिंपल, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, एक होता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मतलब मिक्स, ये कन्वर्जेंट अलोन है, ये डाइवर्जेंट अलोन है। और ये जो मैं बता रहा हूं आपको, देखो पहले तो कन्वर्ज होगा फिर डाइवर्ज होगा, दोनों मिक्स है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, या फिर सीडी टाइप, ठीक है ना। तो ये तो पहला आधार था ऑन द बेसिस ऑफ शेप। दूसरा होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज भी होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के आधार पे, पोजीशन के आधार पे कैसे भाई, हो सकता है ये जो माउथ पीस है ये मैंने बाहर लगा रखा है, एक्सटर्नल कहलाएगा। हो सकता है इसको मैं अंदर लगा दूं यूं, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये माउथ पीस ऐसे था और मैंने इसको पाइप को अंदर लगा दिया, तो यहाँ से बाहर से देखूंगा तो मेरे को होल दिखेगा बस ऑरिफिस टाइप का, लेकिन अंदर क्या है, अंदर तक पाइप है, इसको बोलेंगे इंटरनल माउथ पीस। और एक कौन सा होता है हमारा, एक्सटर्नल माउथ पीस। ये हो गया पोजीशन के आधार पे। एक होता है हमारा डिस्चार्ज के आधार पे, जैसे वहां पर था फुली सबमर्ज्ड और पार्शली सबमर्ज्ड, यहाँ सबमर्जेंस की तो बात है नहीं, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं रनिंग फुल और रनिंग फ्री। ये क्या चीज़ होती है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहले मैं आपको इनकी ये दोनों के बारे में लिखवा देता हूँ, फिर इनके अपन को केवल डायग्राम बनाने हैं, इनमें कुछ लिखने का नहीं है। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा, ए है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के आधार पे कौन कौन से होते हैं भाई, शेप के आधार पे हो गए हमारे ये तो है सिलिंड्रिकल, ठीक, ये है कन्वर्जेंट, ये है डाइवर्जेंट, और ये है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, दोनों मिक्स है ये, ठीक है। ऐसे ही जो मैं आपको दूसरा बता रहा था, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के आधार पे कौन कौन से होते हैं भाई, 2 होते हैं। एक तो हो गया अपना
एक्सटर्नल माउथ पीस, इंटरनल माउथ पीस। ठीक है, तो एक्सटर्नल हो गया, एक इंटरनल हो गया। अब अगर अपन बात करें तो देखो इसको आप क्या कह सकते हो, कई सारे नाम से, एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथ पीस। अगर एक्सटर्नल में ये डाइवर्जेंट होता तो बोलता है एक्सटर्नल, जैसे ये है ना, इसको कन्वर्जेंट अकेला नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कन्वर्जेंट, एक्सटर्नल डाइवर्जेंट ऐसे बोलेंगे। और ये कौन सा है, इंटरनल। और इंटरनल में भी कौन सा हो सकता है, इंटरनल सिलिंड्रिकल। इंटरनल अगर ऐसा होता तो इंटरनल डाइवर्जेंट ऐसे होते हैं, इनके नाम अपन इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है ना, तो ये दो प्रकार हो गए। अब देखो इंटरनल के अंदर भी अपने दो प्रकार के होते हैं। इंटरनल ये दिख रहा है आपको, इंटरनल के अंदर दो प्रकार के होते हैं जिसको अपन डिस्चार्ज के बेसिस पे बोलते हैं। देखो अब दो चीज हो सकती है कि या तो क्या हो कि ये जो पानी है यहाँ से बिल्कुल ऐसे बह रहा है, यूं निकल रहा है, फुल बह रहा है, मतलब जितनी इसकी विड्थ है उतनी विड्थ से ही बाहर निकल रहा है। या एक केस क्या बनेगा कि पानी इस विड्थ से नहीं निकल रहा, थोड़ी कम विड्थ से निकल रहा है। ठीक है, तो जब फुल विड्थ से पानी बह रहा है, फुल एरिया से पानी बाहर निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन रनिंग फुल। तो किसकी कैटेगरी हो गई है, इंटरनल वाले की। तो इंटरनल में ही होता है ये वाला केस। दो केस होंगे, इन सब में तो पानी फुली बाहर निकलेगा बिल्कुल पूरे एरिया से, लेकिन इस वाले केस में दो चीज होंगी। क्या चीज होंगी कि एक तो पानी जो है पूरे एरिया से निकल रहा है, एक क्या है, कम से निकल रहा है। पूरे से निकल रहा है तो बोलेंगे रनिंग फुल, और कम से निकल रहा है तो रनिंग फ्री। दो चीज हो गई हमारी। तो इंटरनल के दो होते हैं जिसको अपन अलग से पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज, वो मैं लिखता हूं आपको। नेक्स्ट लिखते हैं अपन, वैसे मिटा रहा हूं भाई। तो अपन सी देखते हैं, सी कौन सा है, सी है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के आधार पे दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है कौन सा, रनिंग फुल, और दूसरा होता है रनिंग फ्री। भाई एक चीज़ कर लेना छोटा सा, जो हमने लास्ट में लिखा था ना, वो एक एक चीज़ कर लेना, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल को अपन दो नाम और होते हैं, वहीं पर आप लिख लेंगे इंटरनल, या इसका दूसरा नाम है री एंट्रेंट, या तीसरा नाम है इसका बॉर्डाज माउथ पीस। तो भाई ये सारे नाम किसके, इंटरनल वाले के। इंटरनल में लिख लेना, आप अभी लिख लो इसको, इंटरनल या री एंट्रेंट या बॉर्डाज माउथ पीस। पिछला वाला था ना एक्सटर्नल इंटरनल, तो इंटरनल के दो नाम और होते हैं, मुझे जस्ट अभी ध्यान आया इससे, वैसे मिटा देता हूँ, री एंट्रेंट या बॉर्डाज माउथ पीस। ठीक है ना, तो आप देखिए रनिंग फुल कौन सा होगा, रनिंग फ्री कौन सा होगा।
अब देखो अपन इसको समझते हैं क्या कहानी है, ये क्यों इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं भाई। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज अपने दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा, रनिंग फुल, दूसरा रनिंग फ्री। रनिंग फुल का मतलब क्या है, पानी पूरी तरह से पूरी वॉल को, ये जो पाइप दिख रहा है पाइप के अंदर के पूरे सरफेस को टच करता हुआ बाहर निकल रहा है, मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से बाहर निकल रहा है। ऐसा कब होगा, ये दोनों ही केस इंटरनल वाले के हैं। इंटरनल बोलो चाहे बॉर्डार्स बोलो चाहे री एंट्रेंट बोलो, उसके केस हैं दोनों ही। ये तब होता है जब इसकी लेंथ कुछ इस प्रकार है, भाई इंटरनल तो है लेकिन इंटरनल की लेंथ कुछ भी हो सकती है, ये ज़्यादा है ये कम है, कुछ भी हो, या हेड के ऊपर कुछ भी हो। हम तो ये जान रहे हैं कि भाई इसके अंदर जो जैसे ही पानी एंटर करेगा यहाँ से, तो पानी क्या धीरे से एक उसकी जो जेट है वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होकर के एक मिनिमम क्रॉस सेक्शन का एरिया बन जाएगा यहाँ पर, उसको बोलते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा। और फिर धीरे धीरे जेट क्या है, बढ़ेगी उसकी, यही तो होता है। तो जो इसका जो एरिया बना है वीना कॉन्ट्रैक्टा जो बना है, वो कहाँ पर बना है, ये जो पाइप है ना माउथ पीस, उसके अंदर ही बना है। वीना कॉन्ट्रैक्टा बाहर तो नहीं बना। जब वीना कॉन्ट्रैक्टा अंदर बन जाएगा तो ये धीरे धीरे एक्सपेंड होगा पानी, और फिर वॉल को बाहर निकलने से पहले ही पानी को टच कर लेगा। वॉल को टच कर लेगा तो पूरे वॉल से पानी बाहर निकलेगा, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से पानी बाहर निकलेगा। ये कब हुआ है, फिर से सुन लो आप, जब वीना कॉन्ट्रैक्टा, कुछ इसकी संरचना ऐसी थी कि वीना कॉन्ट्रैक्टा अंदर ही बन गया। जब वीना कॉन्ट्रैक्टा अंदर बन गया तो वो पूरी वॉल को टच करता हुआ पानी बाहर निकलेगा। इस वाले केस में संरचना कुछ ऐसी थी कि देखो, ये जैसे पानी इसमें एंटर करेगा, एंटर करके क्रॉस सेक्शन कम होगा, और वीना कॉन्ट्रैक्टा क्या है, पहले वीना कॉन्ट्रैक्टर बनता है, फिर धीरे धीरे क्रॉस सेक्शन बढ़ता है। तो वीना कॉन्ट्रैक्टर कहाँ बना है, इस माउथ पीस से बाहर बना है, ये बना वीना कॉन्ट्रैक्टर। ग्रीन जो मैंने दिखा रखा है, ग्रीन लाइन वीना कॉन्ट्रैक्टा की है, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया की। तो देखो इसमें वीना कॉन्ट्रैक्टा कहाँ बना है, इसमें बना है आउटसाइड, बाहर की तरफ बना है। जब ये बाहर की तरफ बनेगा वीना कॉन्ट्रैक्टा, तो बाहर की तरफ में क्या बात होगी कि ये पूरी वॉल को टच ही नहीं कर पाया। तो यहाँ से पानी देखो, ये गैप दिख रहा है ऊपर नीचे, हल्का सा गैप दिखा रखा है मैंने, तो ये गैप उसी के कारण बना है। तो इसको तो बोलेंगे रनिंग फ्री, फ्रीली रनिंग हो रहा है। ये रनिंग फुल, पूरे से रनिंग हो रहा है, मैंने दिखा भी दिया है आपको। तो ये मैंने लिख दिया है नीचे। वीना, इस वाले केस में क्या होता है, वीना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म्स जस्ट इनसाइड, जस्ट अंदर की तरफ बनेगा, इनसाइड द माउथ पीस, सो दैट लिक्विड टचेज द वॉल कंप्लीटली। इसलिए लिक्विड पूरी वॉल को कंप्लीटली टच करता है, पूरी तरह से टच करता है, ठीक है। और इस वाले केस में क्या लिखा मैंने, रनिंग फ्री वाले केस में, कि वीना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म्स जस्ट आउटसाइड द माउथ पीस, आउटसाइड बनेगा माउथ पीस से, सो दैट लिक्विड डू नॉट टच वॉल कंप्लीटली, इसलिए लिक्विड वॉल को कंप्लीटली टच नहीं करता। तो ये कुछ बात थी हमारी, ये डिस्चार्ज के आधार पर था। तो इनको अपन बॉर्डार्स दोनों ही केस किसके देखो, इंटरनल वाले के, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं इसके अंदर डिस्चार्ज कैसे मेजर करते हैं माउथ पीस के अंदर। मैं इसे मिटा देता हूं, उतार लो भाई इसे, मैं इसे मिटा रहा हूं। डिस्चार्ज थ्रू माउथ पीस, यहां कोई मगजमारी नहीं है पहले की तरह, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आप यहां पर जानते हो सारी चीजें। ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, अवेलेबल हेड होता है एच, फ्रॉम सेंटर ऑफ माउथ पीस, और सी डी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। यहां पर ये नहीं है, जैसे उसमें 3-4 फॉर्मूले थे अलग अलग। पहला था शार्प एज के लिए, शार्प एज के लिए अलग फॉर्मूला था। उसके बाद में रेक्टेंगुलर लार्ज के लिए, शार्प के लिए क्या था, सी डी ए रूट 2GH। रेक्टेंगुलर लार्ज के लिए था सी डी ए की जगह 2/3 बी रूट 2G, H की पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला किसके लिए था हमारा, फुली सबमर्ज्ड के लिए था। उसमें क्या था, सी डी ए रूट 2G कैपिटल H। चौथा हमने निकाला था दोनों का योग था। तो सब में अलग अलग थे, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर एक ही फॉर्मूला है,
CDA√2GH। अब चाहे भैया वो सिलिंड्रिकल हो, चाहे कन्वर्जेंट हो, डाइवर्जेंट हो, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो, एक्सटर्नल हो, इंटरनल में रनिंग फुल हो, रनिंग फ्री हो, सबके लिए सेम फॉर्मूला है। तो अंतर किस चीज में आया? अंतर आया क्या? अंतर आएगा सब में CD के अंदर। H की वैल्यू सब में सेम रहेगी, CD के अंदर अंतर आएगा। अगर सिलिंड्रिकल है तो उसका CD अलग होगा, और अगर वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट या फिर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कंबाइंड है तो CD की वैल्यू अलग होगी। इन तीनों की जो वैल्यू है वो लगभग 0.975 to 1 के बीच में वेरी करती है। एक्सटर्नल माउथ पीस है तो उसकी वैल्यू अलग होगी, 0.855 होती है। और अगर वो हमारा इंटरनल है और इंटरनल में रनिंग फुल है और रनिंग फ्री है, उन दोनों की भी अलग अलग CD की। तो कुल मिला के इसके अंदर केवल CD की वैल्यू का अंतर है, बाकी सबके लिए फॉर्मूला सेम है। तो अपन CD की वैल्यू को सभी माउथ पीसेस के लिए अलग अलग लिख लेते हैं। और कैसे लिखेंगे? जिस क्रम में हमने टाइप ऑफ माउथ पीस पढ़ा है उसी सीक्वेंस में अपन इनके CD लिखेंगे, जिससे अपन को याद रखने में आसानी हो। तो मैं आपको नोट में लिखवाता हूँ। क्या नोट में लिखते हैं अपन? वैल्यू ऑफ CD, एक सेकेंड, वैल्यू ऑफ CD फॉर माउथ पीस। देखो भाई, पहला है अपना कौन सा? चाहे हो हमारा सिलिंड्रिकल, चाहे हो हमारा कन्वर्जेंट, चाहे हो डाइवर्जेंट, या हो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कंबाइंड, इनके लिए होती है 0.975 to 1.0। ठीक। दूसरी, सिलिंड्रिकल के बाद कौन सा आता है हमारा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल की होती है इसकी वैल्यू 0.855। तीसरा आता है हमारा इंटरनल। लेकिन इंटरनल में हमारे दो होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं इंटरनल में? इंटरनल में होते हैं हमारे, एक तो होता है रनिंग फुल, रनिंग फ्री। तो रनिंग फुल का तो होता है 0.707 और इसका होता है 0.5। इसमें भी आपको बता दूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका एक्सटर्नल और रनिंग फुल। थोड़ा सा याद भी करा, देखो मैंने घटते हुए क्रम में, इसीलिए मैंने जो मैनर लिखा सीक्वेंस वो इस क्रम में लिखा था कि आपको जब मैं ये लिखवाऊं तो घटते हुए, सबसे पहले मैंने ये लिखवाया था ऑन द बेसिस ऑफ शेप, फिर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एक्सटर्नल इंटरनल, फिर मैं लिखवाया था रनिंग फुल और रनिंग फ्री। तो इसी सीक्वेंस में ये है, घटते हुए क्रम में 0.975 to 1 सब ज़्यादा इनका होता है, इन चारों का अलग अलग होता है, इसकी रेंज में होता है। एक्सटर्नल का इससे कम होता है 0.855, उससे कम होता है इंटरनल का रनिंग फुल रनिंग फ्री। ठीक है ना? अब देखो इंटरनल वाले, ये बहुत बार पूछा गया है, और इंटरनल वाले में आप कैसे याद रखोगे रनिंग फुल रनिंग फ्री का? आप मुझे ये बताइए कि अगर एक तो पानी क्या है पूरे तरीके से बाहर निकल रहा, रनिंग फुल वाला केस है, एक रनिंग फ्री मतलब कम निकल रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया से, कौन से में डिस्चार्ज ज़्यादा होगा? जिसमें रनिंग फुल है, रनिंग फुल का डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। डिस्चार्ज ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए या कम? भाई ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन दोनों में से वैल्यू कौन सी ज़्यादा है? 0.707। तो ये तो है रनिंग फुल का और ये है रनिंग फ्री का। मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप वहाँ पर भूल जाते हो, कंफ्यूज होते हो कि रनिंग फुल का था 0.707 या रनिंग फ्री का था, वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। जब अपन वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको कैसे याद रखना है कि रनिंग फुल में ज़्यादा डिस्चार्ज है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में ज़्यादा कौन सी? 0.707। इस तरह 1/√2 होती है ये, तो 0.707 लिखते हैं अपन इसको। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है माउथ पीस भी, और इफ इस माउथ पीस ये यूनिट नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट यूनिट में अपन पढ़ेंगे क्या? वियर एंड नॉचेस। वो भी छोटी सी यूनिट है, 1-2 लेक्चर की यूनिट है केवल। फिर अपना फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन तो खत्म हो जाएगा। फिर अपन पढ़ेंगे कौन सा वाला पोर्शन? ओपन चैनल फ्लो। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ही ओपन चैनल फ्लो, और ओपन चैनल फ्लो के बाद में फिर पंप टर्बाइन हाइड्रोलिक मशीन्स। तो ये अपने टॉपिक 3-4 यूनिट बचनी है अपनी, तो अपन देखेंगे फर्दर। थैंक यू सो मच।